Friends, you are once again with Ashu Arora, teacher of APS. Yes students, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कांता और कमल की स्टोरी आप लोगों की बुक में गिवन है। पहले हम उस स्टोरी को समझेंगे। अगर वो स्टोरी आप लोगों को समझ में आ जाती है तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो कांता कौन है? कांता जो है एक ऑफिस में वर्क कर रही है, ठीक है, एक ऑफिस में वर्क करती है और उसके टाइमिंग्स हैं 9:30 to 5:30, क्लियर। और उसके साथ साथ उसे सैलरी जो है रेगुलर सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी उसे रेगुलरली मिल रही है। इसके साथ साथ वो प्रोविडेंट फंड भी उसे मिलता है एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, क्लियर। और इसके साथ साथ उसे और क्या मिलता है? शी ऑल्सो गेट द मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। और इसके अलावा कांता जो है वो संडे को ऑफिस नहीं जाती है, उसे पेड लीव्स मिलती है। किसके लिए? संडे के लिए, ठीक है। और जब उसने ज्वाइन किया था ऑफिस तो उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था एंड उसमें ऑल दैन के दैट अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। उस अपॉइंटमेंट लेटर में उसके वर्क के सभी टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो सभी क्या थे? मेंशन थे उसमें। तो अब कांता की स्टोरी से हमें क्या पता चला? एक ऑफिस में वर्क कर रही है, मीन्स एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो वर्क कर रही है। उसके टाइमिंग्स फिक्स हैं और रेगुलर उसे मंथली सैलरी मिलती है, फिक्स है, जो कि मंथली उसे मिलती ही मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? उसे उसका प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, मेडिकल और अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। और संडे को वो अपने ऑफिस नहीं जाती और संडे के लिए उसे पेड लीव्स मिलती है। और जब उसने ज्वाइन किया था ऑफिस तो ऑफिस में ज्वाइन करते ही उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था एंड दैट अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। अब हम बात करेंगे कमल की। कमल जो है वो कांता का नेबर है, उसके नेबर में रहता है वो, ठीक है। वो कहाँ पे काम करता है? आप ये देखिए, वो कौन है? वो डेली वेज लेबरर है और एक ग्रोसरी शॉप पे वो एज अ लेबरर जो है वो काम करता है, क्लियर। अब वो सुबह अभी कांता जो है ये अपने ऑफिस जाती थी कब से? 9:30 to 5:30। लेकिन ये जो कमल है ये सुबह कितने बजे जाता है? 7:30 in the morning and till 8 o'clock, मीन्स 7:30 to 8 PM, क्लियर। अब इसका वर्किंग देखो कितने आवर्स का हो गया। इसका वर्किंग है 12 hours and 30 minutes का। और जो कांता का वर्किंग था वो कितने आवर्स का था? 8 hours का, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्किंग आवर्स में भी कितना डिफरेंस है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट के कांता जो थी उसे मंथली सैलरी फिक्स दी जाती थी। अब इसमें इसके लिए कुछ भी फिक्स नहीं है, ये डेली वेज अर्नर है। जितना ये काम करता है तो डेली उतनी ही इसे सैलरी, उतने ही इसे वेजेस दी जाती है, क्योंकि लेबरर है तो वेजेस दी जाती है। एंड शी गेट्स कमल है, ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस। जैसे कांता को अलाउंसेस दिए जाते थे, मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस मिलते थे, प्रोविडेंट फंड मिलता था, ऐसा कमल के साथ नहीं है। उसे किसी तरह का कोई अलाउंस नहीं मिलता। इसके अलावा इसे कोई पेड लीव्स नहीं मिलते। कांता संडे को ऑफिस नहीं जाती है, बट संडे के ये नहीं है कि वो एक महीने में 4 संडे आते हैं तो 4 संडे से उसकी सैलरी कट हो जाती है, नहीं, उसकी पेड लीव्स उसे मिलती है। बट कमल अगर किसी दिन बाय चांस अगर इलनेस की वजह से वो अपने काम पे नहीं जाता है तो उसकी सैलरी कट हो जाती है, बिकॉज उसे कोई भी पेड लीव्स नहीं मिलती है। ही इज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करने का। एक तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें ऊपर इनके वर्किंग आवर्स में डिफरेंस पता चल गया। कमल जो है 12 hours and 30 minutes काम कर रहा है और कांता जो है 8 hours वर्क कर रही है। इसकी जो एम्प्लॉयमेंट है ये सिक्योर है, इसका एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। इसे अलाउंसेस भी मिलते हैं, उसे अलाउंसेस भी नहीं मिलते हैं, क्लियर। और इसे पेड लीव्स मिलती है, उसे पेड लीव्स नहीं मिलती है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंस इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो अब ये डिफरेंस जो है हम डिटेल में करते हैं। यस, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। गवर्नमेंट के अंडर ये रजिस्टर्ड होता है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है ये कोई भी
चाहे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम कोई भी स्मॉल शॉप पे काम करने वाला कोई लेबरर हो सकता है, ठीक है, जो सेल्समैन वगैरह होते हैं वो। तो स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, किसमें, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या करता है, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड लॉज सच एज, लॉज कौन से यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में किसी तरह के कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते। नेक्स्ट, वर्कर्स इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजॉय करते हैं। जैसे कांता के केस में था, कांता को क्या है, मंथली सैलरी फिक्स मिलती है रेगुलर बेसिस पे, बट इन दिस केस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिक्योर नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, कमल अगर बाई चांस किसी दिन इलनेस की वजह से अगर वो नहीं जा पाता है शॉप पे, ठीक है, तो एक दिन की उसकी वेजेस जो है वो कट कर ली जाती है। उसके बाद वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड, कांता के वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है 9:30 to 5:30, बट कमल के वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि जब जिस शॉप पे वो काम करता है, अगर वहाँ पे उनके सीजन डेज है ना, तो वो 8 PM तक है, वैसे उसके टाइमिंग्स 8 PM के 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, तो उसके वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, वर्कर्स गेट पेड लीव्स, मैंने बताया ना कांता को क्या मिलती है, पेड लीव्स मिलती हैं, संडे को वो ऑफिस नहीं जाती है। पेड फॉर ओवर टाइम, अगर वो ओवर टाइम करती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा उसे पे किया जाता है। नेक्स्ट, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब उसे मिलता है। मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस भी मैंने अभी बताया था ना कि कांता को मिलते हैं। नेक्स्ट, फैक्ट्री मैनेजर्स हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज, फैक्ट्री मैनेजर्स जो होते हैं वो कौन कौन सी फैसिलिटीज इंश्योर करती हैं, ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। when they retire, और जब वर्कर्स रिटायर होते हैं तो उन्हें क्या मिलती है, पेंशंस, उन्हें पेंशंस की फॉर्म में एक सिक्योरिटी भी दी जाती है, किसकी तरफ से, फैक्ट्री मैनेजर की तरफ से, बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। बट इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, यहाँ पे ओवर टाइम का कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे अगर आपने ओवर टाइम करना है तो उसके लिए आपको कोई अलग से पे नहीं किया जाएगा। नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव्स एंड हॉलीडेज, यहाँ पे सब कुछ पे किया जाता है ऑर्गेनाइज में, यहाँ पे कुछ भी पे नहीं किया जाता। एंड लीव ड्यू टू सिकनेस, यहाँ पे अगर सिकनेस हो, इलनेस हो तो उसके लिए लीव का प्रोविजन है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, लोगों को बिना किसी रीजन के जॉब भी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। A lot also depend on whims of the employer, और इनमें से बहुत सारे लोग तो सिर्फ एम्प्लॉयर की इच्छा पे, डिजायर पे ही डिपेंड करते हैं कि अगर एम्प्लॉयर उनके काम से खुश है, हैप्पी है, देन दे विल वर्क फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर एम्प्लॉयर को उनसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, देन एम्प्लॉयर विल गेट देम आउट, उन्हें बाहर निकाल के फेंक देगा। क्लियर, तो ये था ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके बारे में सब कुछ क्लियर हो गया कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमारा गवर्नमेंट के अंडर होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसके अंडर होता है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता है, ठीक है। दिस इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब आप ये देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में वर्कर्स की कहीं पे भी सेफ्टी नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई रूल्स और रेगुलेशंस को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है ओवर टाइम का, हॉलीडेज का, पेड लीव्स का, ठीक है। कभी भी हम यहाँ पे वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, वर्कर्स को क्या कर सकते हैं, वी कैन आस्क देम टू लीव विदाउट एनी रीजन, बिना रीजन के उन्हें जो है काम छोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। बट अभी क्या चाहिए हमें, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स को क्या करना है, हमने प्रोटेक्ट करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, आप ये देखिए, शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मीनिंग क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, बिकॉज विदाउट वर्कर्स वी कांट इमेजिन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में जितने भी वर्किंग चलती है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में, चाहे वो सेकेंडरी में, चाहे वो टर्शियरी में है,
बिना वर्कर्स के कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है, और हम उन्हीं वर्कर्स को ही क्या कर रहे हैं, इनसिक्योर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम उन्हीं वर्कर्स को क्या करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, रूरल एरिया में हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहां पे वर्कर्स की कंडीशन कैसी है, पहले पॉइंट में हम वो करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फिर हम वो करेंगे। फर्स्ट, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल। अब इसमें इस कैटेगरी में रूरल एरिया में कौन कौन से लेबरर्स आते हैं? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस such as weavers, blacksmith and carpenters are needed to be protected. रूरल एरिया में ये सब इस टाइप के लेबरर्स होते हैं, इन लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करना चाहिए इन्हें? दे मस्ट बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटीज। कैसे उन्हें सपोर्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से? उन्हें एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। कैसे? फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। अगर हम एग्रीकल्चरल लेबरर्स को टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, उन्हें सीड्स प्रोवाइड करवा दें, एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो भी उन्हें चाहिए, ठीक है, जो भी मशीनरी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, क्योंकि अब तो मॉडर्नाइजेशन हो चुका है एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो उसमें जो भी उन्हें इनपुट्स चाहिए, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स जो भी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन सब लेबरर्स को प्रोवाइड करवाए, जिससे कि इनकी एम्प्लॉयमेंट फिक्स हो। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट फिक्स होगी तो इनकी इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होने से क्या होगा, इनका लेवल अप हो जाएगा और हमारी कंट्री का ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अल्टीमेटली बात कहाँ पे आती है, हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो अगर, क्योंकि हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चरल लेबरर्स का ही लेवल बहुत डाउन है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके क्या करे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का डेवलपमेंट करे। अगर डेवलपमेंट उनका हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज द इन द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में किस टाइप के लेबरर्स हैं हमारे? वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, ठीक है, आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इस टाइप के वर्कर्स जो है यहाँ पे काम करते हैं अर्बन एरिया में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं। इन कंस्ट्रक्शन, कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो कुछ टाइम के लिए चल रहा होता है ना, वो तो परमानेंट नहीं होता। जैसे रोड्स कंस्ट्रक्शन होती है, डैम्स कंस्ट्रक्शन होती है, तो वो ये नहीं है कि वो परमानेंट है। रोड्स कंस्ट्रक्शन, जब वो रोड बन जाती है तो वो जो लेबरर होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्टेशन का है तो जब तक ट्रांसपोर्टेशन चलता है, सामान मतलब मूवमेंट होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तब तक उनके पास काम है। और जब नहीं होती है मूवमेंट, जैसे आजकल अब ये कोरोना डेज है, तो यहाँ पे क्या है, हमारी प्रोडक्शन ही बंद हुई है। जब प्रोडक्शन बंद है तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगी? तो ये लोग आज की डेट में क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो गवर्नमेंट को इस केस में क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम इन प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। गवर्नमेंट को इन्हें रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कैसे करना चाहिए कि रॉ मटेरियल इनके लिए अवेलेबल करवाए एंड मार्केटिंग ऑफ द आउटपुट, और इनके आउटपुट यानी कि जो इन्होंने प्रोडक्शन किया है उसकी मार्केटिंग में इन्हें हेल्प करे। क्लियर? तो हेल्प कैसे कर सकती है? तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो किसी भी तरह से हेल्प कर सकती है। क्लियर? तो ये था, उसके बाद है हमारा, ये था हमारे अर्बन और रूरल एरियाज में गवर्नमेंट जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कैसे सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद है प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स, और प्रोटेक्शन यहाँ पे हमने किसे देनी है? SC, ST और OBC को। क्लियर? जो SC, ST और OBC है, ये क्या है, चाहे इन्हें लो वेजेस दी जाती हैं, ठीक है, इनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं और इन्हें वेजेस बहुत कम दी जाती है, बट फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री देयर मस्ट बी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोटेक्शन बी गिवन टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्लियर? अगर हमने अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपरली करना है तो देन प्रोटेक्शन मस्ट बी गिवन टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। या अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इन कैटेगरी के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना करें, क्योंकि SC, ST और OBC के साथ क्या किया जाता है, हमेशा सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वेजेस इन्हें लेस पे की जाती है, वर्किंग आवर्स इनके ज़्यादा होते हैं,
ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमें इनके साथ नहीं करना है, और प्रोटेक्शन और सपोर्ट हमें करना है किसे, टू द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सो दैट द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल। क्लियर? अगर हम प्रोटेक्शन और सपोर्ट किसे करेंगे, वर्कर्स को करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, क्योंकि हमारे वर्कर्स के बिना हम कंट्री को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों सेक्टर्स में हमें वर्कर्स चाहिए। तो इसलिए हमने प्रोटेक्शन और सपोर्ट करना है किसे, टू द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सो दैट द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल। क्लियर? Now this was about the organized and unorganized sector and protection of the workers to the unorganized sector. The last video of your chapter will be discussed in the next video. Till then, bye.